हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भूगोल विषय पर आधारित है। इसका पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया था। दूसरा है, जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक ना ही दो। इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन टालमी ने किया था, इसलिए पहला कथन हमारा गलत होता है। दूसरा कथन है, जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रतिपादित करती है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, जबकि नियम के अनुसार जियोसेंट्रिक अवधारणा यह कहती है ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ना कि सूर्य, इसलिए ये कथन भी गलत है। तो इसीलिए जो जियोसेंट्रिक अवधारणा जो है वो कहती है केंद्र में पृथ्वी है और ना कि सूर्य है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित में से निम्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था, या दोलनगत शोधन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, और चौथा है तीनों सही है। तो इस आधार पर जो सही आंसर है वो आपका है केवल एक। इसमें केवल एक सही है, क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत जो है लेमेंटियर ने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार, जो जॉर्ज बिग बैंग सिद्धांत है, इसके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक विशालकाय अग्निपिंड में अचानक विस्फोट के परिणाम स्वरूप पदार्थों के बिखराव के पश्चात उनके इकट्ठे होने से या समूह में बनने से हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है, और इस संदर्भ में कहा जाता है कि आकाश गंगाओं के बीच मध्यवर्ती दूरी इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में साम्यावस्था का जो सिद्धांत है उसे थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। मतलब कि साम्यावस्था जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था, जबकि दोलनगत का सिद्धांत जो दिया था वो एलन सनडेज ने दिया था। इसलिए जो सही जो ऑप्शन था वो ए ऑप्शन है, क्योंकि बिग बैंग का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था, इसलिए बी और सी का जो युग्म बना था वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आकाश गंगा कथनों पर विचार करना है, और पहला कथन है आकाश गंगा का केंद्रीय भाग बल्ज कहलाता है। आकाश गंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, और तीसरा है घूर्णनशील भुजाओं में तारों का संकेंद्रण अधिक होता है। तो इन कथनों के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, जिसमें दिया गया है कि तीनों सही हैं, बी ऑप्शन में 2 और 3 है, सी में केवल 1 और 2 है, और चौथे में केवल 1 और 3 है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, केवल एक और 2 सही हैं, बाकी जो अन्य हैं वो गलत हैं। क्योंकि आकाश गंगा विशाल संख्या में तारों का समूह है। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं, जिसमें कम से कम 1 लाख मिलियन तारे हैं। संरचना की दृष्टि से आकाश गंगा में एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, अतः 1 और 2 कथन सत्य हैं। आकाश गंगा का केंद्रीय भाग बल्ज में तारों का जमाव अधिक होता है, मतलब बल्ज में तारों का जमाव अधिक होता है, ना कि 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि बल्ज में तारों का जमाव अधिक होता है, ना कि घूर्णनशील भुजाओं में। इसलिए हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन जो है वो असत्य है। और एंड्रोमेडा जो है वो हमारी आकाश गंगा की सबसे निकट की आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कि तारों का निर्माण
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हुआ है। रक्त दानों में विस्फोट से सभी तारे श्वेत वामन में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हुआ है और रक्त दानों में विस्फोट से सभी तारे श्वेत वामन में बदल जाते हैं। इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। इसका केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी सात दूसरा जो दिया है वो गलत है, क्योंकि घूर्णनशील आकाशगंगा ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल को प्रभावित करती है और गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप केंद्रीय भाग में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रम में हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदल जाता है और इस अवस्था में एक तारे का जन्म हो जाता है। और तारा बनने के बाद केंद्रीय हिस्से में हाइड्रोजन समाप्त हो जाने से यह भाग संकुचित और गर्म हो जाता है, लेकिन बाहरी हिस्से में हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने से इसका लाल रंग हो जाता है, इसीलिए इसे रक्तदानव कहते हैं। और पुनः हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों में बदल जाता है, जिससे तारों में तीव्र विस्फोट होता है। इसी को हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इसके बाद सूर्य के द्रव्यमान के सापेक्ष में श्वेत वामन अथवा जीवाश्म तारा अथवा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा की संज्ञा दी जाती है। इसलिए श्वेत वामन तारा शीतल होकर काला वामन में बदलता है, न कि श्वेत वामन में बदलता है। इसलिए हमारा दूसरा कथन असत्य है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, और दूसरा है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे को ब्लैक होल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, क्योंकि इसका भी केवल पहला ही सही है, दूसरा इसका गलत है। 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, यह कथन पूर्णतया सत्य है। और रक्तदानों तारों में सुपरनोवा विस्फोट के तारों का द्रव्यमान 1.44 ms से कम होता है, इसीलिए वह मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। और यहाँ ms का जो मतलब होता है वो है सूर्य का द्रव्यमान। यही श्वेत वामन तारे ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन बन जाते हैं, इसलिए इसे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना द्रव्यमान से जो तारे होते हैं वो ब्लैक होल नहीं बनते हैं, वो ब्लैक वामन या काला वामन बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 की ब्लैक होल एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। ब्लैक होल से किसी द्रव्य या प्रकाश का पलायन संभव नहीं है। तीसरा है ब्लैक होल की सीमा जहां से कोई वस्तु बचकर नहीं निकल पाती है घटना क्षितिज कहलाती है, और घटना क्षितिज किसी पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन केवल 1 और 2 4, बी ऑप्शन केवल 3 और 4, सी ऑप्शन केवल 1 2 3 और चौथा है 1 2 3 4। इसमें चारों ऑप्शन इसके सही हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि सी ऑप्शन, कि 1 2 3 इसके सही हैं, बाकी चौथा जो है वो गलत है। किस आधार पे? सामान्य सापेक्षता के अनुसार ब्लैक होल जो होता है उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से प्रकाश सहित किसी अन्य द्रव्य का पलायन करना संभव ही नहीं है, इसलिए पहला कथन और दूसरा कथन पूर्णतया सत्य है। तीसरा है कि ब्लैक होल की वह सीमा जहां से वस्तु का परागमन संभव नहीं है, घटना क्षितिज भी वही जिस क्षेत्र से या जिस सीमा से किसी वस्तु का पारगमन संभव नहीं है उसी को क्षितिज घटना कहते हैं। तो ये भी हमारा तीसरा सही है। इसके बावजूद घटना क्षितिज अपने संपर्क में आए किसी वस्तु के नियत हालात के व्यापक रूप में प्रभावित करती है, इसलिए ये गलत है। ब्लैक होल एक अदृश्य खगोलीय घटना है जिसकी संकल्पना का प्रतिपादन जो किया था जॉन व्हीलर ने किया था। ये था हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। दूसरा कथन है सूर्य का बाहरी भाग कोरोना कहलाता है और कोरोना से
यदा कदा निकली परमाणुओं का तूफान जो है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। तो इस कथन के आधार पे कौन सा कथन सही है? एक दो तीन, क्या केवल दो, या एक दो, या फिर दो और तीन? प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो ही सही है। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय विखंडन नहीं है, जबकि नाभिकीय संलयन है, इसलिए यह कथन गलत है। और सूर्य का दूसरा जो है, सूर्य के जो दृश्यमान जो भाग है, सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसे हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम सूर्य के बाह्यतम भाग को, सूर्य के जो बाहरी भाग है उसको कहा जाता है कोरोना, और सूर्य के जो दृश्य भाग है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, इसलिए दूसरा कथन इसका सही है। तीसरा, कोरोना से यदा कदा निकली परमाणुओं का तूफान को सौर ज्वाला कहते हैं। तो सूर्य से जो कभी कभी परमाणु का तूफान निकलता है, जो सूर्य की आकर्षण शक्ति से परे अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलती है, ना कि सूर्य के कोरोना से। मतलब कि जो सौर ज्वाला जो है वह कोरोना से ना निकलकर फोटोस्फीयर या कहें प्रकाश मंडल से निकलती है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए कि सौर कलंक सूर्य के तापमान की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, और दूसरा है सौर कलंक बेतार संचार व्यवस्था में सहायक होते हैं। इसका सही जो आंसर है वो है डी। ना इसका सही पहला सही है, ना इसका दूसरा सही है, क्योंकि सौर कलंक का तापमान जो है सूर्य की तुलना में कम, लगभग 1500 सेंटीग्रेड होता है, इसलिए पहला जो कथन है पूर्णतया गलत है। और जिस स्थान पर सौर ज्वाला निकलती है और वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, उसी को सौर कलंक कहते हैं। तो सौर कलंक किसे कहते हैं? जिस स्थान से सौर ज्वाला निकलती है और वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसी को सौर कलंक कहते हैं। और सौर कलंक से एक बहुत ही प्रबल चुंबकीय विकिरण निकलता है, जो पृथ्वी पर बेतार संचार प्रणाली को बाधित करता है, ना कि सहायता करता है, इसलिए ये दूसरा कथन भी गलत है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि सौर कलंक की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलंकों की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे कहते हैं सौर कलंक चक्र। इसरो ने सूर्य के कोरोना और बेतार संचार व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक उपग्रह का निर्माण किया है, जिसे आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तीसरा है पृथ्वी केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। इसके कथन हैं केवल 1 2 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो सही आंसर है वो है बी, केवल 2 और 3। मतलब बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और वरुण इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए पहला कथन हमारा गलत है। क्योंकि सारे ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा था कि सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इसका सही ये जो है ये पूर्णतया सही है। तीसरा है पृथ्वी केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। ये भी पूर्णतया सही है। कह सकते हैं कि रात में चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश द्वारा भी पृथ्वी चमकती है, परंतु चंद्रमा भी स्वप्रकाशित नहीं है, क्योंकि वह भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अगर बात करें कि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक रोशनी तक पहुंचने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है
कथनों पर विचार करना है कि सौरमंडल का 50% भाग सूर्य द्वारा निर्मित है और सौरमंडल का 5% हिस्सा ग्रहों के द्वारा निर्मित है। आंसर के अनुसार पहला केवल ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 1 और 2 दोनों के लिए, और डी ऑप्शन ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही। इसका सही आंसर है वो है केवल इसका सही आंसर है वो है ना तो इसका पहला ऑप्शन सही है और ना ही इसका दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि सूर्य का सौरमंडल का जो 98% हिस्सा है वो सूर्य का द्वारा बना हुआ है, और जो बाकी अन्य क्षेत्र हैं जिसमें ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं, ये सब केवल 2% ही इसके हिस्सेदारी है। इसलिए सौरमंडल का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो सूर्य का है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। दूसरा है, बुध ग्रह में वायुमंडल काफ़ी सघन होती है, और तीसरा है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। और इनमें कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर तीनों? इसका सही आंसर है वो आपका है सी, केवल 1 और 3। कैसे? जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र, जो 8 ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह के साथ साथ स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। इसलिए हमारा पहला ये सही है, क्योंकि पृथ्वी जैसी सघन चट्टान इसमें इन सभी ग्रहों में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण बुध और शुक्र को अंतःग्रह भी कहते हैं। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, इस कारण यहाँ दिन का तापमान काफ़ी उच्च होता है और रातें काफ़ी बर्फीली होती है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसलिए दूसरा कथन जो गलत है, क्योंकि बुध पे तो वायुमंडल ही नहीं पाया जाता है। तीसरा है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ये कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि शुक्र जो है आकार, द्रव्यमान और घनत्व में काफ़ी पृथ्वी से निकट है, इसलिए इन्हें पृथ्वी की बहन कहते हैं। वहीं बृहस्पति हो गया, सन, यूरेनस और नेपच्यून, ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़े हैं और बृहस्पति के समान एक गैसीय प्रकृति के हैं, इनमें स्थल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है, और दूसरा है, बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर है वो आपका है सी, क्योंकि इसके दोनों कथन सही हैं, क्योंकि बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं जिनको है 67, और दूसरा जो कथन है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं, इसलिए दोनों कथन सही हैं। जबकि अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की गैस की मात्रा 90 से 95% तक है। दूसरा कथन है, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। तीसरा कथन है, शनि ग्रह के कारण वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इन कथनों के आधार पर ही हमें अगला ऑप्शनों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2 और 3, क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की मात्रा है वो 90 से 95% तक है, ना कि मीथेन गैस, इसलिए पहला कथन पूर्णतया गलत है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई पड़ती है, इसलिए यह कथन सही है, और साथ में मंगल ग्रह पे वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन और आर्गन भी मौजूद है। अगला है जो पॉइंट है तीसरा, शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती हैं, जबकि अरुण और वरुण के वायुमंडल का निर्माण भी इन्हीं गैसों के कारण हुआ है, इसलिए
ये हमारा तीसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। इसलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति के ग्रह का विशिष्ट लक्षण क्या है। पहला है वृत्तीय प्रकाश, दूसरा है अंधेरी पट्टी, तीसरा है 12 उपग्रहों द्वारा वृत्तीय रूप में घिरा होना। कूट के आधार पर इसे हल करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर तीनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है कि इसके तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि वृत्तीय प्रकाश, अंधेरी पट्टी और 12 उपग्रहों द्वारा इसे वृत्त रूप में घिरा होना बृहस्पति की सबसे अनोखी या अनूठी विशेषताएं हैं, जो बृहस्पति को अन्य ग्रहों से अलग करती है। जबकि शनि में 3 वलय हैं और यह 9 उपग्रहों के द्वारा घिरा रहता है। शनि के बाद अरुण में भी चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कि सुपर मून पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता है। ब्लू मून का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग से है। ब्लड मून का तात्पर्य लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहों से है। तो कूट के आधार पर भी इसे भी हल करना है। केवल ए ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है वो केवल 1 और 2 सही हैं। बी ऑप्शन केवल 1 और 3 सही हैं। सी ऑप्शन केवल 2 और 3 सही हैं। और डी ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, 1 और 3 सही है। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष दीर्घाकार पथ पर परिक्रमा करते हुए किसी एक स्थिति से गुजरती है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। इसी स्थिति को कहते हैं सुपर मून। तो पहला हमारा कथन सत्य है। जब एक ही कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है, इसलिए ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन है लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या टेट्राड कहा जाता है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहों को ब्लड मून या टेट्राड कहा जाता है, तो ये भी हमारा कथन सही है। और इसीलिए जब पृथ्वी जब चंद्रमा पर अपनी पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। अगला प्रश्न है उल्कास में एक खगोलीय पिंड है। उल्कास एक खगोलीय पिंड है जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। दूसरा है उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं। तो निम्न कथनों के आधार पर कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, तो इसके आधार पर कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। इसका सही आंसर है कि ये दोनों कथन गलत है। पहला कथन था कि जो उल्कास्म और उल्कापिंड धूल और गैस से निर्मित सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तीव्र गति से नीचे की ओर आते हैं, और जब एक कण वायुमंडलीय घर्षण के फलस्वरूप वायुमंडल में ही पूर्णतः जल जाते हैं तो इन्हें उल्कास्म कहते हैं। और किंतु जब ये वायुमंडल में पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। इसलिए दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि पुच्छल तारे सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। पुच्छल तारे सामान्य अवस्था में बिना पूंछ के होते हैं। तीसरा है पुच्छल तारे लंबे समय अंतराल पर दिखाई देते हैं। कूट के आधार पर इसे चुनना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है। इसका सही आंसर जो है वो तीनों सही है, क्योंकि पुच्छल तारा या धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी गैसों के मिश्रण से बने हैं जो सूर्य के सापेक्ष अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा है सामान्य स्थिति में पुच्छल तारे बिना पूंछ के होते हैं और पुच्छल तारे के शीर्ष को कौमा कहा जाता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सत्य है।
तीसरा है कुछ पुच्छल तारे लंबे समांतराल पर दिखाई पड़ते हैं, जैसे हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। इसे जो हेली तारा है इसे पहली अंतिम बार अभी जो 1986 में देखा गया था, तो ये सही है, इसलिए तीनों सही है। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। क्षुद्र ग्रह का निर्माण ग्रहों के टूटने से होता है। इसके ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 और 3, सी में केवल 1 और 3, डी में केवल 1, 2, 3। इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह अवान्तर ग्रह का निर्माण ग्रहों के टूटने के फलस्वरूप ही होता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कथनों विचार करना है कि सौर दिवस का तात्पर्य सूर्य द्वारा पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण काल से है। दूसरा है नक्षत्र दिवस का तात्पर्य एक मध्याह्न रेखा पर किसी नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के मध्य का समांतराल है। इसके कौन सा सही है ये बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका सही आंसर है केवल बी। क्यों? सौर दिवस का तात्पर्य सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण काल की गणना से है, जिसकी अवधि 24 घंटे की होती है, इसलिए जो है पहला कथन जो है वो असत्य है। और जब कोई नक्षत्र किसी मध्याह्न रेखा पर उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो दोनों के मध्य के समांतराल को ही नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट की होती है, इसलिए यह कथन पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं। दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण का परिणाम ऋतुएं और वर्ष है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में 2 तरह की गतियाँ करती है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। घूर्णन जो अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन का अर्थ होता है अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात की घटनाएं होती हैं। और पृथ्वी के परिक्रमण का अर्थ है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के चक्कर लगाना, कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की एक बार परिक्रमा 365 दिनों में पूरी करती है। इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष और ऋतुओं की घटना होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 18.5 मील प्रति सेकंड की गति से की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो भूगोल विषय पर आधारित था।